नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल JL अकाउंट्स क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और TRA एग्ज़ाम के लिए बिजनेस मेथड के जो चैप्टर है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसके संबंध में जो MCQs बन सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड उनके बारे में। तो पहला जो MCQ है अपना वो है, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के तहत कंपनियों को सार्वजनिक निक्षेप जमा स्वीकार करने की छूट प्रदान की गई है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी कौन से सेक्शन के तहत जो कंपनियां हैं, जो कंपनीज हैं वो पब्लिक जो डिपॉजिट है, सार्वजनिक निक्षेप या जमा है वो स्वीकार कर सकती है, उनको छूट दी गई है। तो कौन सी धारा में दी गई है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा धारा 76। मतलब जो सेक्शन 76 है उसमें ये छूट दी गई है कि वो पब्लिक से सार्वजनिक निक्षेप या जमा स्वीकार कर सकती है। प्रिकॉशन सेकंड है, कार्यशील पूंजी की गणना की विधि है। मतलब जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी कैलकुलेशन की क्या प्रोसेस है, किस हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे गणना करते हैं उसकी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, चालू संपत्तियाँ माइनस चालू दायित्व। मतलब जो करंट असेट्स होगी उसमें से जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो कम कर देते हैं, वो घटा देंगे, तो अपनी कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल आ जाती है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। प्रिकॉशन थर्ड है, एक कंपनी में लाभ बांटने का सही क्रम है। मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एक क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा है, सही क्रम मतलब किस हिसाब से वो बांटा जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, ऋण पत्रधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, समता अंशधारी। मतलब सबसे पहले जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको इंटरेस्ट पे होएगा, जो लाभ मिलेंगे उसमें सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को जो भी इंटरेस्ट बनता है उनका, जो भी उनके परसेंटेज है वो अकॉर्डिंग उसके वो पेमेंट पहले उनको होएगा। फिर उसके बाद अगर लाभ बचता है तो वो पूर्वाधिकार अंशधारी होंगे, उनको लाभांश दिए जाएंगे, मतलब डिविडेंड उनको बांटा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद भी कोई लाभ बचता है तो वो समता अंशधारियों के लिए मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। मतलब ये सीक्वेंस है इसका लाभ बांटने का। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, कोई कंपनी जनता से अधिकतम सार्वजनिक जमाएं स्वीकार कर सकती है। तो अभी अपन ने बात करी थी कि जो कंपनीज एक्ट में छूट दी गई है कंपनियों को कि वो जनता से सार्वजनिक जमाएं या निक्षेप मतलब पब्लिक डिपॉजिट वो स्वीकार कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। तो अब ये लिमिट लगी हुई है इसमें, मैक्सिमम कितनी सार्वजनिक जमाएँ स्वीकार कर सकती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, चूकता पूंजी व मुक्त संचय एवं सुरक्षा प्रतिभूति खाते के 25% के बराबर। जो कंपनी के जो पेड अप कैपिटल होगी, उसके जो फ्री रिजर्व्स होंगे और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है उसका टोटल का 25% के बराबर वो सार्वजनिक जमाएँ स्वीकार कर सकती है। उससे ज़्यादा वो सार्वजनिक जमाएँ जनता से नहीं ले सकती कोई भी कंपनी। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, ऋण पत्र डिवेंचर दर्शाते हैं। मतलब जो डिवेंचर्स होते हैं कंपनी के ऋण पत्र होते हैं वो क्या दर्शाते हैं कंपनी के लिए। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, कंपनी की ऋण पूंजी। मतलब जो कंपनी की लोन कैपिटल एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी ने कितना ऋण ले रखा है, ऋण पूंजी मतलब एक तरह से कितनी है, तो वो उसको दर्शाता है डिवेंचर्स जितने हैं कंपनी के पास। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, समता अंशधारी कहलाते हैं। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के क्या कहेंगे उनको। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कंपनी के स्वामी। मतलब वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, मालिक माने जाते हैं वो। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, चालू संपत्तियों को क्रय के लिए कोष की आवश्यकता का एक उदाहरण है। मतलब जो करंट असेट्स होती है उनको परचेज करने के लिए कौन से कोष की, कौन से फंड की आवश्यकता होती है, तो उसकी क्या कौन उदाहरण जो है वो क्या है, कौन सी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो करंट असेट्स को अगर परचेज करना है तो कौन से कोष की आवश्यकता, फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, चालू पूंजी की आवश्यकता। मतलब करंट जो कैपिटल होएगी जो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब करंट लाइबिलिटी एक तरह से आप मान सकते हो कि जैसी चालू संपत्ति आपको क्रय करनी है तो साथ में आपके चालू दायित्व भी बनेंगे, तो उसके लिए आपको चालू पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर क्वेश्चन 8 है, ADR जारी किए जाते हैं। तो ADR अब अपन बात कर लेते हैं, ADR क्या होते हैं। ADR होते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, अगर विद इन नेशन मतलब जैसे भारत में ही अगर कंपनी को कोई पैसा लोन लेना है, कोई भी अगर उसको फंड रेज करने हैं तो वो शेयर जारी कर सकती है। लेकिन अगर वो विदेश से अगर कोई फंड इश्यू करवाना चाहती है, रेज करवाना चाहती है, कोई अमाउंट लेना चाहती है, राशि लेना चाहती है, तो उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू ही वो ले सकती है। तो अब इसमें दो चीज़ें हो जाती है, एक सिर्फ अमेरिका से USA जो होता है उससे लेनी हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या फिर पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के अलावा भी और लेना हो तो उसके लिए क्या जारी होएंगे, तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करने पड़ते हैं। तो ADR की फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये ADR जो होंगे वो सिर्फ अगर अमेरिका से फ़ंड रेज करने हैं
तो उसके लिए काम में आएंगे। तो यहाँ जो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, यूएसए में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर कंपनी को फंड रेज करने हैं तो उसको एडीआर जारी करना पड़ेंगे। तो वो क्या करेगी, पहले वहाँ के जो कोई बैंक होंगे जो भी, उस बैंक से जाके वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इश्यू करती है और वहाँ के जो लोग होंगे वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट खरीदते हैं और जो फंड रेज होता है वो कंपनी को मिल जाता है। इस हिसाब से अमेरिका से अगर फंड रेज करने हैं इंडियन कंपनी को तो एडीआर जारी होते हैं। इंडियन कंपनी या किसी और भी कंपनी, देश की कंपनी को, तो वो एडीआर जारी करने पड़ेंगे उसके लिए। फिर क्वेश्चन 9 है, जीडीआर जारी किए जाते हैं। अभी तो अपन ने बात करी है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यहाँ अब बात करते हैं जीडीआर जो होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि ग्लोबल ये है, मतलब पूरे विश्व में हो गई एक तरह से। तो जब सिर्फ अमेरिका से जारी करने हो, अमेरिका से फंड रेज करने हो तो एडीआर जारी किए जाते हैं, और अगर पूरे विश्व में कहीं से भी किसी भी देश से करवाने हो तो उसके लिए जीडीआर जारी किए जाते हैं। वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश पर लागू नहीं होता, वो किसी भी देश से करवाए जा सकते हैं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी फंड रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन 10 है, पट्टा करार में पट्टादारी को निम्न अधिकार प्राप्त है। मतलब कोई लीज डीड कर लेते हैं, कोई पट्टा करार कर लेते हैं, लीज पे कोई भी संपत्ति ली जाती है तो जो पट्टादारी होगा, जो लीज होल्डर होगा जिसके पास पट्टा है उस चीज़ का, तो उसको निम्न अधिकार प्राप्त है। उसको क्या क्या राइट्स हैं, उस जो पट्टे वाली जो संपत्ति है उस पर क्या क्या अधिकार रहेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, परिसंपत्ति का विशिष्ट अवधि के लिए उपयोग। मतलब जो भी किसी असेट्स को या संपत्ति को उसने पट्टे पे लिया है, लीज पे लिया है, उसका विशिष्ट अवधि जितने समय के लिए, मतलब विशिष्ट अवधि हो गई, स्पेसिफिक पीरियड हो गया। स्पेसिफिक पीरियड कौन सा माना जाएगा, जितने समय के लिए वो लीज है। जैसे मान लो 10 साल की लीज के लिए लिया है, 15 साल की लीज पे लिया है, तो वो जो विशिष्ट पीरियड हो गया 10 साल या 15 साल, तो उस अवधि में वो उपयोग कर सकता है जिस काम के लिए उसको उसने लीज पे लिया है, सिर्फ उस काम के लिए। बाकी पट्टाकार द्वारा अर्जित लाभ, मतलब उस पट्टे पे संपत्ति पे कोई भी लाभ अर्जित होएगा तो उसको उस पर अधिकार नहीं मिलेगा। संगठन के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके प्रबंधन में उसको भाग लेने का इस पट्टाधारी को नहीं मिलेगा अधिकार। और संपत्तियों का विक्रय, मतलब जो संपत्ति उसने लीज पे ली है उसको विक्रय करने का, सेल करने का उसको अधिकार प्राप्त नहीं होता, सिर्फ उसको उपयोग करने का अधिकार मिलता है। फिर क्वेश्चन 11 है, सार्वजनिक जमा वे जमा है जिनको सीधे लिया जाता है। मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती है, सार्वजनिक निक्षेप होते हैं, तो वो वाली डिपॉजिट होती है जो सीधे किससे ली जाती है, मतलब डायरेक्टली किससे ली जाएगी। तो ये यहाँ सार्वजनिक जमा है, जैसे अपनी बात ही चल रही है, तो ये जिससे ली जाएगी ये जनता से ली जाएगी, मतलब पब्लिक से डायरेक्टली ली जाती है, डायरेक्टली पब्लिक से ही फंड रेज किए जाते हैं इसमें। फिर क्वेश्चन 12 है, फैक्टरिंग व्यवस्था में फैक्टर, मतलब फैक्टरिंग व्यवस्था जिसको आड़तीकरण भी कहते हैं, उसमें फैक्टर का क्या काम होता है। तो आड़तीय का मतलब जो आड़तिया होता है आड़तीकरण में, उसका क्या काम होता है। तो मैं आपको बता दूं फैक्टरिंग व्यवस्था होती क्या है। फैक्टरिंग व्यवस्था ऐसी होती है, मान लो किसी ने उधार माल बेचा 10 करोड़ का, और उसने अब वो जो उसको अपने जो देनदार होंगे उसके जिससे पैसे लेने हैं, तो उनसे वो डायरेक्टली पैसा नहीं लेके वो किसी और व्यक्ति को ये अधिकार दे देता है कि तू मेरी तरफ से इनसे पैसा उगाई कर और तेरे जो कमीशन बनता है वो छोड़ के वो रख ले अपने पास, और बाकी जैसे 10 करोड़ का मैंने उधार माल बेचा है तो 10 करोड़ में से मान ले 5 लाख तेरे कमीशन रख, बाकी के जो अमाउंट बनता है वो मुझे दे दे। तो ऐसी वाली व्यवस्था को फैक्टरिंग व्यवस्था है, मतलब आड़तीकरण कहते हैं। तो इसमें जिस व्यक्ति को ये वसूली की जो काम दिया जाता है वो फैक्टर कहलाता है, आड़तिया कहलाता है, जो रिकवरी का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होएगा, आंसर जो ऑप्शन से आएगा, ग्राहक की देनदारियों अथवा प्राप्य खातों की वसूली करता है, जो अपन ने बात कर ली। जो कस्टमर की देनदारियाँ होगी, जो उसके बनते डेटर्स जितने होंगे, या जो प्राप्य खाते हैं उसके जो रिसीवेबल्स अकाउंट है, और डेटर्स अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट जिनसे उसको पैसे लेने हैं उनकी वसूली करता है। तो वही मैंने आपको बता दिया, जो उधार पे उसने जो भी कुछ बेचा है या उधार पे जो भी उधारी जो भी है उसकी सारी, तो उनकी वसूली वो करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है फिर वो। फिर क्वेश्चन 13 है, वाणिज्यिक प्रपत्रों की भुगतान अवधि साधारणतः होती है। जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं उनकी जो भुगतान अवधि होगी, जिनको पेमेंट जो पीरियड बोलते हैं, मतलब कितने अवधि में उनको जनरली पेमेंट कर देना होता है, उनका पेमेंट हो जाना होता है, तो वो क्या है उसकी जनरली भुगतान अवधि। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, 90 से 364 दिन, मतलब 90 से 364 डेज़ के बीच में नॉर्मली उनका पेमेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 14 है, पूंजी के आंतरिक स्रोत हैं जो निम्न में से सर्जन किए जाते हैं। जो कैपिटल के जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ से उनको सर्जन किया जाता है, कहाँ से वो लिया जाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, व्यवसाय के भीतर, मतलब बिजनेस के अंदर से ही उनको लिया जाता है। इनर बिजनेस ही होते हैं वो, कहीं बाहर से उनको
सर्जित नहीं किया जाता, वो सोर्सेज जो हैं वो अंदर से ही आते हैं, वहीं से उनको फंड रेज किया जाता है। फिर क्वेश्चन 15 था, इनमें से कौन सा अल्पकालीन वित्त का स्रोत है, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो वित्त का स्रोत हो गया, जो फाइनेंस का जो सोर्स होता है वो कौन सा है, जो अल्पकालीन वित्त का स्रोत कहलाता है, कौन सा आएगा यहाँ पे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, व्यापारिक साख, मतलब ट्रेड क्रेडिट हो जाती है जो व्यापारिक साख, जिसको अपन कहते हैं कि उधार पे माल खरीद लिया, तो उधारी पे जो भी काम करते हैं वो व्यापारिक साख कहलाती है, कि उधार पे भाई कि 2 महीने के उधार पे मेरे को माल दे दे, 2 महीने 3 महीने जो भी है, तो ये अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। ये साल भर के अंदर अंदर ही उनको पेमेंट करना होता है, ये लंबे टाइम के लिए नहीं होता है उधारी, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। बाकी ऋण पत्र मतलब डिबेंचर जो हो गए, संचित आय जो हो गई, मतलब रिटेंड अर्निंग जो है, या पूर्वाधिकार अंश जो हो गया, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे दीर्घकालीन वित्त के स्रोत है, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं ये। फिर क्वेश्चन 16 है, पूंजी वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, यह परिभाषा किसने दी है। मतलब जो कैपिटल है वो किसी अर्थव्यवस्था के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो दूरी है, मतलब वो सेंटर है, उसके उसी के आसपास वो सारी अर्थव्यवस्था घूमती है पूंजी के अर्थ। तो ये किस डेफिनेशन है वो किसने दी है, किसकी ये परिभाषा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, प्रोफेसर मार्शल ने, मतलब मार्शल जो प्रोफेसर थे उनने ये परिभाषा दी थी पूंजी के बारे में। फिर क्वेश्चन 17 था, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके जो टाइप्स हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे उसके प्रकार हैं, कौन कौन से, संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश, मतलब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब संचयी पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जिसमें अगर मान लो किसी साल उसका लाभांश नहीं मिलता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को अगर लाभ कम है तो उसको लाभांश नहीं मिलेगा, तो वो लाभांश उनका उस साल का जुड़ता जाएगा, जब तक उनको लाभांश वो मिल नहीं जाएगा पूरा तब तक वो लाभांश जुड़ता रहेगा। और असंचयी पूर्वाधिकार अंश में यह है कि जिस साल लाभ नहीं हुआ तो उनको लाभांश नहीं मिलेगा, तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर में ही उसी साल का ही मिलेगा, पुराना जो लाभांश बनता है उनका ड्यू जो है वो नहीं मिलेगा। फिर है परिवर्तनीय या अथवा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, मतलब जिसको परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश भी कह सकते हैं, जिसको कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी कह सकते हैं। तो कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनशील जो पूर्वाधिकार अंश होंगे वो ये होंगे कुछ लिमिटेड पीरियड के बाद, जो एक पहले से डिसाइडेड पीरियड है उसके बाद ये जो पूर्वाधिकार अंश है ये ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर में, मतलब समता अंशों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि अपरिवर्तनीय जो पूर्वाधिकार अंश है वो चेंज नहीं होते, वो पूर्वाधिकार अंश ही रहते हैं। और लास्ट है संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें लाभांश भी उनका जुड़ता रहेगा और साथ में एक टाइम पीरियड बाद उसको समता अंश में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं, इसके टाइप होते हैं। फिर क्वेश्चन 18 है, वित्त की आवश्यकता होती है, मतलब जो फाइनेंस होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो ये ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के कामों के लिए पड़ती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब व्यवसाय के आधारभूत साधन के रूप में, मतलब उसका आधारभूत साधन है। रिसोर्सेज जो है, मेन रिसोर्सेज फाइनेंस होता है, पूंजी होता है, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। व्यवसाय के शोध एवं विकास के लिए, मतलब कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट करवाना है, बिजनेस में कोई आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके काम के लिए भी पूंजी चाहिएगी। और व्यावसायिक क्रियाओं के लिए, मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होगी उनके लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, व्यावसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में शामिल है, मतलब जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, उनमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या उसके आंतरिक स्रोतों में शामिल होएगा, उसमें इंक्लूड माना जाएगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, धारित आय, मतलब रिटेन्ड अर्निंग जो होगी, जो उसने कमाई है, बिजनेस ने जो कमाया है वो पैसा बचा लेता है, जो लाभ बच गए लास्ट में सब कुछ पेमेंट करने के बाद उसको अगर इकट्ठा करके रखते हैं और उसी को काम में लेते हैं तो वो धारित आय कहलाती है, वो आंतरिक स्रोत कहलाता है बिजनेस में वित्त का। फिर क्वेश्चन 20 है, वित्त उद्योग एवं वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा तथा नाड़ी तंत्र के लिए रक्त। यह कथन किसने कहा, मतलब जो फाइनेंस होता है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंस है जिस हिसाब से पहियाँ जो होती हैं, व्हील्स होती हैं, उनको चिकनाई देने वाला ऑयल हो गया, जो अपनी हड्डियाँ होती हैं उनके लिए मज्जा हो गई, और नाड़ी तंत्र के लिए जो ब्लड होता है, रक्त है, वो जिस हिसाब से जितना जरूरी होता है उतना ही वित्त उद्योग एवं वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये कथन किसका है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, प्रोफेसर श्रीवास्तव, मतलब प्रोफेसर श्रीवास्तव जो थे उनने ये कथन दिया है वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में।
फिर क्वेश्चन 21 है, अवधि के आधार पर पूंजी के प्रकारों में शामिल है। मतलब जो उसकी पीरियड होगा, पीरियड के हिसाब से अगर अपन कैपिटल को क्लासीफाई करें, उसका वर्गीकरण करें, तो उसके कितने प्रकार बनेंगे, कितने टाइप्स बनेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे उसके टाइप्स बन सकते हैं। क्या क्या? दीर्घकालीन पूंजी जो 5 साल से ज़्यादा लंबी अवधि के लिए चलने वाली है, मध्यकालीन पूंजी जो 1 से 5 साल के बीच की रहेगी, और अल्पकालीन पूंजी जो 1 साल से के भीतर भीतर ही उसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, मिड टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये 3 पार्ट उसके कहलाते हैं अवधि के आधार पर। फिर क्वेश्चन 22 है, कार्यशील पूंजी के प्रकारों में सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो वर्किंग कैपिटल होती है उसके जो टाइप्स है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, क्या क्या उसके टाइप्स होंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे उसके प्रकारों में शामिल होते हैं। क्या क्या? स्थायी कार्यशील पूंजी, मतलब जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जो कि डेली यूज़ के लिए चाहिए कि इतनी कैपिटल, जो एक सेट डिसाइडेड है कि इतना कैपिटल तो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिएगा ही डेली यूज़ के हिसाब से, तो वो स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एक मौसमी कार्यशील पूंजी होती है। मौसमी वो हो गई जो मतलब मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। मान लो किसी एसी का बिजनेस करता है कोई, तो जब गर्मियाँ आएगी तो उसको एक्स्ट्रा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। गर्मियों में एसी की ज़्यादा डिमांड्स रहती है, तो उस वजह से उसको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए कि बाकी सर्दियों में इतनी एक्स्ट्रा कार्यशील पूंजी की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। विशिष्ट कार्यशील पूंजी वो हो गई किसी विशिष्ट कार्य के लिए या स्पेसिफिक कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उसके लिए ज़रूरत पड़ रही है, वो कभी कभार ही होएगा। तो उस कार्य के लिए अगर कोई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो विशिष्ट कार्यशील पूंजी कहलाती है। फिर क्वेश्चन 23 है, जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता और अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता है, तो उन्हें कहते हैं। तो ये अपन ने अभी बात करी थी, जो प्रेफरेंस शेयर है जिनका डिविडेंड का पेमेंट किसी साल नहीं हो पाता, भुगतान नहीं हो पाता है, और जो अनपेड डिविडेंड रह गया तो वो भविष्य में, मतलब फ्यूचर के वर्षों में जुड़ता रहेगा, आगे फ्यूचर के ईयर में जुड़ जाएगा और फिर उनका पेमेंट होता है। तो उन जो प्रेफरेंस शेयर होंगे ऐसे वाले, उनको क्या कहेंगे, ऐसे पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाएंगे। यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, संचयी पूर्वाधिकार अंश, मतलब क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको ये कहते हैं। इसमें क्या है कि जो भी लाभांश जो है अगर उनको नहीं मिलता है किसी साल का, तो वो लाभांश जब तक उनको नहीं मिलेगा जब तक वो जुड़ता रहेगा, जितना वो उनका अदत्त लाभांश है वो भविष्य में फिर उनका पेमेंट होता है। फिर क्वेश्चन 24 है, पंजीकृत ऋण पत्र वे हैं जो जिनके धारकों का नाम में लिखा होता है। मतलब जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स किसको कहेंगे, जिनके होल्डर्स का नाम कहाँ लिखा होना चाहिए, तब वो पंजीकृत ऋण पत्र यानी रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर कहलाएंगे। वो धारक कहाँ होना चाहिए उनका नाम। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में। धार कंपनी को जो भी डिवेंचर इश्यू करती है, ऋण पत्र जारी करती है, उनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऋण पत्र धारियों का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। उसमें उसका नाम वगैरह उनकी डिटेल्स रहती है। तो अगर उस ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में अगर उनका नाम जुड़ा हुआ है तो वो रजिस्टर्ड ऋण पत्र धारक यानी रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो सारे फिर वही रहेंगे जिनके पास डिवेंचर होल्डर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने डिवेंचर खरीद लिए, कंपनी के पंजीकृत जो रजिस्टर है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसका, तो मेरा नाम रजिस्टर्ड हो गया, तो मैं पंजीकृत ऋण पत्र धारक हो गया। लेकिन मीनवाइल साल भर 2 साल बाद मैं अगर ये जो है डिवेंचर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बेच देता हूँ कुछ भी, तो जो नया बंदा होगा जिसने मेरे से ये ख़रीदा है, तो अगर वो चेंज नहीं करवाता है उसके रजिस्टर में जाके अपना नाम नहीं जुड़वाता है, तो कंपनी की जो रजिस्टर है उसमें तो मेरा ही नाम बोल रहा है, तो आज भी मैं ये ऋण पत्र धारक जो हूँगा वो पंजीकृत कहलाऊँगा। जबकि जिसने मेरे से ख़रीदा है एक्चुअली होल्डर तो वो है, धारक तो वो कर रहा है ऋण पत्र को, लेकिन वो एक्चुअली पंजीकृत नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका रजिस्टर में नाम नहीं है, नाम मेरा ही चल रहा है। फिर क्वेश्चन 25 है, जीडीआर। तो जीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है अपन ने पहले ही बात कर ली। यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाती है, जिसको अपन ने पहले ही बात कर ली। फिर क्वेश्चन 26 है, एडीआर। तो एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी अपन ने पहले देख लिया। यहाँ से जो आएगा ऑप्शन आएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो पहले ही अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर क्वेश्चन 27 है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों से ऐसे अंशों से है जिन्हें एक निश्चित निर्धारित अवधि के पश्चात में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब अपन ने वही बात कर ली, जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको एक निश्चित अवधि के पश्चात निर्धारित पहले से डिसाइडेड एक पीरियड है उसके बाद उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट किया जाता है तो अपन ने पहले बात कर ली। यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, समतांशों में, मतलब इक्विटी शेयर्स में वो एक टाइम पीरियड के बाद उनको परिवर्तित कर दिया जाता है या करवा सकते हैं, ये ऑप्शन होता है उसमें।
फिर क्वेश्चन 28 है, परिवर्तनीय ऋण पत्रों से आज से ऐसे ऋण पत्र से जिन्हें एक निर्धारित अवधि के पश्चात में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही बात अपन ने बात करी अभी जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो ऐसे डिवेंचर होते हैं जिन्हें एक निर्धारित अवधि जो पहले से सेट पीरियड है, पहले से डिसाइडेड पीरियड है, उसके बाद उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इनको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इनको भी सिर्फ समता अंशों में कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन 29 है, निम्न में से कौन सा वित्त का आंतरिक स्रोत है? मतलब फाइनेंस का कौन सा इंटरनल सोर्स कहलाएगा, आंतरिक स्रोत कहलाएगा, जो बिजनेस के अंदर ही होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा पुनर्नियोजन, मतलब रीअप्रोप्रिएशन। मतलब जैसे कंपनी ने कोई काम लाभ कमाया और लाभ में से जो हिस्सा लास्ट में बच गया सबको पेमेंट करने के बाद उसी को वापस बिजनेस में अगर लगा दिया जाता है, काम में लगा दिया जाता है, तो उसको पुनर्नियोजन कहते हैं, लाभों का पुनर्नियोजन जिसको बोलते हैं, मतलब रीअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो आंतरिक स्रोत हो गया क्योंकि वो कंपनी का ही लाभ कमाया हुआ है, तो कंपनी का ही पैसा है वो। क्वेश्चन 30 है, वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। मतलब जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगी वो ऋण कोष जो होंगे, जो लोन फंड्स होंगे, उनका उपयोग एक स्थिर लागत पर करता है, मतलब फिक्स कॉस्ट पर करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समता पर व्यापार, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार कहते हैं। समता पर व्यापार कब होता है? जब आपके इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा आपके डिवेंचर्स का जब यूज़ होने लग जाता है, तो उसको समता पर व्यापार कहते हैं। जबकि आपको ये वर्ड देख के ये लग रहा होगा समता पर व्यापार की मतलब इसमें समता अंश ज़्यादा होंगे, यानी इक्विटी शेयर्स ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा बिजनेस चल रहा होगा। जबकि इसमें उल्टा चलता है, इसमें डिवेंचर्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्थिर लागत किसकी होती है? डिवेंचर्स की होती है, क्योंकि उसमें क्या है, फिक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है उतने का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो स्थिर लागत है, वो न कम होएगी न ज़्यादा होएगी। तो ऋण कोषों का उपयोग क्या हो गया? वही डिवेंचर्स का उपयोग हो जाता है, वो स्थिर लागत पर करते हैं, तो ये समता पर व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन 31 है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। मतलब जो सबसे सस्ता पड़ेगा, जो सबसे कम उसमें लागत आएगी, वो कौन सा स्रोत है जिसमें कम से कम पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस को? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा प्रतिधारित आय। मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग्स है कंपनी की या संगठन की, वो जो उसने कमाई है उसी को वो वापस यूज़ में लेती है, उसी को वो वित्त का पार्ट मानती है, उन्हीं को वापस बिजनेस में लगा देती है। तो वो सबसे सस्ता स्रोत है, क्योंकि इसमें उसको अलग से कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से कोई लागत नहीं आएगी। बाकी ऋण पत्र पूर्वाधिकार अंश और समतांश में उसको कॉस्ट लगेगी, मतलब ऋण पत्रों को उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, बाकी पूर्वाधिकार अंश और समतांशों को लाभांश देने की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्वेश्चन 32 है, निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है? मतलब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो स्रोत मानेंगे, सोर्स मानेंगे, वो कौन सा होएगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपयुक्त सभी। मतलब सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स कहलाते हैं, उसी के पार्ट होते हैं। क्या क्या? बैंक लोन हो गया, बैंक ऋण जो हो गया, बैंक से अगर लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऋण पत्र का निर्गमन, मतलब अगर डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और अंशों का निर्गमन मतलब शेयर्स को अपन इश्यू करते हैं। तो ये सारे दीर्घकालीन वित्त के स्रोत। तो साथियों, यहाँ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते थे, एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने यहाँ कवर करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँगा नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने यूट्यूब चैनल JL अकाउंट्स क्लासेज को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को जैसे अपलोड होए वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जय हिंद, जय भारत।